उस बीच आपको बता दें, रूस के एक इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट ने दावा किया है कि रूस के अब तक 40,000 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। कई सैनिकों के नाम भी जारी किए गए हैं। हालांकि इस पर रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और बताया तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका और नेटो से मिले हथियार यूक्रेन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की रूस से टक्कर लेने में सफल हो सकते हैं। हालांकि यूक्रेन के कितने सैनिक अब तक मारे गए हैं इसके आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि यूक्रेन के 40 से 50 हजार सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। शिवाज सर, युद्ध में सैनिकों की मौत को लेकर तो लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन हाल ही में ज़ेलेंस्की ने यह साफ तौर पर कह दिया एक इंटरव्यू में, क्योंकि न्यू ईयर स्पीच के दौरान जो बातें कही गई हैं उन्हें रीड किया गया, उसी आधार पर स्पेक्यूलेशंस भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की तो दावा यह कर रहे हैं कि अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उससे साफ हो चुका है कि ट्रूप्स और एम्युनिशन की कमी रशिया में भी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। अगर रूस की सबसे बड़ी एक प्रकार आपको स्ट्रेंथ को कहो कि रूस ने अपने हथियारों को बनाना जो है इंटरनली बहुत ज्यादा तेजी कर रखा है और वो एक्सपोर्ट नहीं करा। इवन भारत को उस हथियार अभी हमारे को स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिले, क्योंकि रूस जो है वो पूरा फोकस अपनी लड़ाई पे कर रहा है और वहां पर डोमेस्टिक जो उसकी कंजप्शन है वो ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा दी हुए। मगर ये भी सच्चाई है जो यूक्रेन को भी हथियार बहुत अच्छे मिले हैं और यूक्रेन को नेटो से जो स्पेशली जो आप कह रहे थे जो चैलेंजर 2 टैंक मिले हैं ब्रिटिश से, लेपर्ड 2 मिले हैं जर्मनी से और इब्राहिम एम मिले हैं अमेरिका से और अब F-16 भी आने वाले हैं। तो सच्चाई यह है कि यूक्रेन को भी नेटो से जो हथियार हैं वो आधुनिक हैं और ये लड़ाई जो है बहुत नया मोड़ लेगी, क्योंकि इस तरफ से रूस ने भी जो हमले हैं वो ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन पे तेज कर दिए हैं, चाहे वो कीव हो, अभी कीव जो कैपिटल है, खार्किव जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, उड़ीसा है, खारासोन है, जापोरोजिया है। मगर पलटवार जो है यूक्रेन भी कर रहा है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन को जो 500 मिलियन डॉलर अभी मिले हैं जो उसमें, उसके बाद कहीं ना कहीं और पैसा मिलेगा नेटो से, तो हथियार अगर आते रहे यूक्रेन पे तो मुझे लगता है यूक्रेन बड़ा जम के। लेकिन आज जिस तरीके से हमलों को अंजाम कीव में दिया गया है, कीव में तो सबसे मजबूत एयर डिफेंस यूक्रेन के पास है, बावजूद उसके मिसाइल अटैक बैक टू बैक हमलों को और सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया जा चुका है। वहीं यूक्रेनी एयरफोर्स का भी एक बड़ा बयान, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम फेल रहा, KH-22 मिसाइल को रोकने में फेल साबित और KH-22 मिसाइल से यूक्रेन दहल उठाया। आपको बता दें 29 दिसंबर के बाद यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम देगा और 29 दिसंबर को यूक्रेन के करीब आधा दर्जन शहरों पर हमले हुए हैं। हमले मिसाइल और ड्रोन से किए। ये पता लगा है कि इन हमलों को KH-22 सुपरसोनिक मिसाइल से अंजाम दिया गया और फाइटर जेट से दागी जाने वाली ये मिसाइल बेहद विध्वंसक है। अब यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी येहनेट ने भी कह दिया है कि रूस की KH-22 मिसाइलों ने यूक्रेन पर भारी तबाही मचाई है। इस बारे में चर्चा करने से पहले KH-22 सुपरसोनिक मिसाइल से रूस ने नए साल पर यूक्रेन में कैसी आफत मचाई है उसको लेकर इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेनी बॉर्डर से बरसाई गई KH-22 मिसाइल को लेकर बड़ी खबरें आई हैं। हालांकि रूसी फाइटर जेट ने दर्जनों उड़ानें भरी हैं और हमले के वक्त रूसी एयरफोर्स और ड्रोन ब्रिगेड के बीच तालमेल था और यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम KH-22 का सामना वो नहीं कर सका और यूक्रेनी एंटी मिसाइल सिस्टम KH-22 का पता नहीं लगा सकी, इसलिए ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन KH-22 जिसका हम लगातार यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी खासियत आखिर है क्या, ये भी आपको बता देते हैं। इसकी रफ्तार मानी जाती है 5600 kmph, जबकि इसका वजन है 5.5 टन। 900 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम और न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में ये सक्षम मानी जाती है। Tu-22M, Tu-22K से दागी जाती है, यहां तक कि जमीन पर 5 फीट गहरा गड्ढा हो जाता है इस हमले के बाद। और महत्वपूर्ण ये भी है कि खास तौर से युद्धपोतों को तबाही के लिए ही बनाया गया है और युद्धपोतों पर तबाही के लिए इसे बनाया गया है। लेकिन सौरभ, जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी तो साफ दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन 6 महीने से जारी काउंटर ऑफेंसिव के बावजूद वापस उन इलाकों पर कब्जा नहीं कर पाया जिसको सोचकर उसने काउंटर ऑफेंस की शुरुआत की। देखिए, काउंटर ऑफेंसिव में वो जिन इलाकों पे कब्जा करना चाह रहे थे उसका 2% से भी कम इलाकों पे वो कब्जा कर पाए हैं। तो अगर इससे एब्जेक्ट फेलियर जो है वो काउंटर ऑफेंसिव का नहीं हो सकता जितना एब्जेक्ट फेलियर इस काउंटर ऑफेंसिव का हुआ है। दूसरी चीज़, वो बार बार ये कहते हैं कि मिसाइल्स की कमी रशिया में हो गई है, मिसाइल्स की कमी हो गई है। ये बात 2 सालों से वो दोहराते जा रहे हैं, लेकिन रशिया मिसाइल्स की जिस तरह से यूज़ कर रहा है, यानी क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और उसके साथ जो ड्रोन्स, इन तीनों का मिक्सचर जो यूज़ करता है वो बहुत ही डेडली होता है। इनफैक्ट अगर अभी आप सिचुएशन देखें यूक्रेन में, तो उनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं, जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके,
उसके मिसाइल्स बहुत ही कम हो गए उनके पास, इसीलिए उनको बहुत ही कैलकुलेट करके वो यूज़ करना पड़ता है। और यही रीज़न है कि अब जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं यूक्रेन के शहरों के ऊपर वो डेडली स्ट्राइक हो रहे हैं। Okay. इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि ये कोशिश करते हैं क्रूज़ मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की। क्रूज़ मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है काम है, ये आसान काम नहीं है। बहुत ही एक आध कोई रेयर एग्जाम्पल्स दुनिया में हैं। और उसके दौरान इनके अपने जो सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स हैं, जो एंटी मिसाइल सिस्टम के मिसाइल्स हैं, वो सिविलियन इलाकों पे गिरते हैं और उससे फर्दर नुकसान होता है। यानी एक तो मिसाइल से नुकसान हुआ, दूसरा आपने उसको मारने की कोशिश की जिसमें फेल होता है मिसाइल। और देखिए पैट्रियट सिस्टम के कई मिसाइल जो हैं इनके अपने अपार्टमेंट्स में जाके लगे हैं और उससे बहुत सारी सिविलियन डैमेज हुई है। तो एक ओवरऑल डबल वैमी जिसको कह सकते हैं, वो डबल वैमी अभी झेल रहा है यूक्रेन।